हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट प्रेप पार्ट। आज के वीडियो का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स या फ्लूइड मैकेनिक्स। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं सारा हमारा लेना देना फ्लूइड्स के साथ रहेगा। फ्लूइड्स के बारे में जानेंगे, उनके टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जानेंगे और क्या क्या चीजें होती है फ्लूइड्स में जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहली बात जो इधर बात की है कि व्हेन अ लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम, यहाँ पे मतलब पूरा फ्लूइड 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 इस तरीके से अगर आपके पास है और वो इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब जो भी फोर्स उसके ऊपर एक्ट करेगी बेटा वो परपेंडिकुलर रहेगी सरफेस पे हर जगह। ऐसे ऐसे वो परपेंडिकुलर रहने वाली है हर जगह पूरे सरफेस पर, ठीक है। परपेंडिकुलर रहेगी जब अगर लिक्विड आपका इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब कभी फ्लो वगैरह नहीं होना चाहिए। इन लिक्विड द प्रेशर इज सेम एट द हॉरिजॉन्टल लेवल, मतलब क्या कि अगर आपके पास एक कंटेनर है, यहाँ पे फ्लूइड है, ठीक है, इस तरीके से फ्लूइड, तो कहने का क्या मतलब है कि हर लेवल पे प्रेशर सेम होगा। मतलब यहाँ पे प्रेशर और यहाँ पे इस पॉइंट पे प्रेशर, मतलब ये लेवल पे जो पॉइंट, ये लेवल है ना एक फ्लूइड का, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी अगर आप पॉइंट बना लो तो यहाँ पे प्रेशर हमेशा सेम रहने वाला है। लेकिन अगर आप बोलो कि यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम हो जाए तो ऐसा नहीं है, अलग अलग रहेगा। एक पर्टिकुलर लेवल पे अगर हम लोग कोई भी पॉइंट लेते हैं तो वहां पे प्रेशर सेम होने वाला है, ठीक है। और प्रेशर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, प्रेशर हमेशा जो है वो परपेंडिकुलर रहेगा सरफेस पे। प्रेशर इज अ वेक्टर क्वांटिटी बट प्रेशर इज अ टेंसर क्वांटिटी। अब इसका मतलब क्या हुआ, चलो वेक्टर क्वांटिटी तो मालूम है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन वगैरह है, ये सारी चीजें होती है। टेंसर क्वांटिटी बेटा उसको बोलते हैं कि जो ना ही वेक्टर में आती है, ये वेक्टर भी नहीं होती, ना ही ये स्केलर होती है, इनकी अपनी ही चीजें होती हैं। तो प्रेशर की तरह एक और एग्जांपल है हमारे पास, जिस तरीके से स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस भी एक तरह का टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है। मतलब कुछ चेंजेस तो लेकर के आएंगे इन लोग, लेकिन ना ही ये वेक्टर होते हैं ना ही ये स्केलर होते हैं, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट में कुछ पॉइंटर्स बहुत अच्छे अच्छे बनाए गए हैं यहाँ पे कि प्रेशर एंड डेंसिटी प्ले द सेम रोल, वो वही सेम रोल अदा करते हैं फ्लूइड में जिस तरीके से फोर्स और मास, ठीक है, जिस तरीके से फोर्स और मास। जैसे फोर्स और मास कहता है F इज इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है। मतलब क्या, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा फोर्स, उस तरीके से कहने का मतलब है। तो वैसे तो वो कांस्टेंट ही रहता है लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड है, ये कहने का मतलब है। उसी तरीके से प्रेशर की बात करें तो क्या होगा, रो जी एच, ठीक है। तो ये प्रेशर का फॉर्मूला है। तो जिस तरीके से फोर्स और मास एक दूसरे से रिलेटेड है, उसी तरीके से प्रेशर और डेंसिटी एक दूसरे से रिलेटेड है। समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल सिंपल सी बात। बार और मिली बार कॉमनली हम लोग यूज करते हैं, प्रेशर है, ठीक है। और अगर हम लोगों ने ठीक है बैरोमीटर बनाते हैं, हम लोग को मालूम बैरोमीटर एक चीज होती है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापता है, ठीक है। बैरोमीटर अलग अलग टाइप के होते हैं, मर्क्यूरी बैरोमीटर, वाटर बैरोमीटर, जैसे अभी हम लोगों ने वाटर बैरोमीटर के बारे में बताया है, एग्जांपल लिया है, पूरी स्टोरी बताई गई यहाँ पे वाटर बैरोमीटर के बारे में। उस तरीके से मर्क्यूरी बैरोमीटर वगैरह भी होते हैं, ठीक है। तो अगर उसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर सडन फॉल आ जाए, अचानक से बहुत ज्यादा ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिर जाए इस बैरोमीटर में, उसकी रीडिंग गिर जाए, तो इसका मतलब की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वहां पे स्टॉर्म आए, ठीक है। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वहां पे स्टॉर्म आए। और उसी के पूरे यहाँ पे थोड़ी सी बताई गई है वॉन ग्यूरिक के बारे में, जिन्होंने सबसे पहले जो है वेदर फोरकास्ट प्रेडिक्ट किया था। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं, इसको लोग प्यार से रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा रिलेटिव डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते थे, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब क्या, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को अगर वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करेंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगी बेटा, रिलेटिव डेंसिटी मिल जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है। और अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला निकाला है हम लोगों ने कि मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर करेंगे तो हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। Force between atoms and molecules is electrical in nature. However, it does not obey inverse square law. आप बोलोगे सर ये inverse square law क्या है, कैसे करेंगे। तो याद होगा आप लोग को ना कि यहाँ पर दो टाइप के फॉर्मूले थे, F is equal to G m1 m2 by r square, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन था हमारे पास, और एक हमारे पास था F is equal to K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पे जितनी फोर्स थी किसको ओबे कर रही थी, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे कर रही थी। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है वो इस स्क्वायर लॉ को ओबे नहीं करती हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर क्या बोला, हाइड्रोमीटर, मतलब भाई
वाटर बैरोमीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और लिक्विड, इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, द क्रॉस सेक्शन ऑफ वाटर स्ट्रीम फ्रॉम अ टैप डिक्रीजेस एट इट गोज डाउन इन अकॉर्डिंग विद द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या बोला इन लोगों ने कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता रहता है अगर हम लोग बात करें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब क्या बेटा, हम लोगों ने पढ़ा था a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, ये आपकी होती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। The upthrust on the body immersed in a liquid does not depend upon the mass, density or shape of the liquid of the body. It only depends upon the volume of the body. मतलब क्या, अगर आपके पास एक टैंक है, यहाँ पे आपके पास क्या बेटा फ्लूइड 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 है, फ्लूइड 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 है यहाँ पे आपके पास। ठीक है, अब क्या बोला कि अगर कोई बॉडी यहाँ पे इमर्स्ड हो गई है, डूब गई है इसके अंदर, ठीक है, तो अपथ्रस्ट जो ऊपर की फोर्स जो लगने वाली है ना, वो बॉडी की डेंसिटी वगैरह पर डिपेंड नहीं करती है, शेप पे डिपेंड नहीं करती है, उसके मास पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि जो वॉल्यूम इधर ऑक्यूपाई कर रहा है उस पे डिपेंड करता है उसका अपथ्रस्ट कितना होने वाला। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये कहने का मतलब है the weight of the plastic bag full of air is same as that of the empty bag because the upthrust is equal to the weight of the area enclosed। क्या बोला इन्होंने, चाहे प्लास्टिक बैग में हवा भरी हुई हो, चाहे प्लास्टिक बैग ऐसे ही खाली हो, लेकिन अपथ्रस्ट जो है वो इक्वल रहेगा। क्यों? बिकॉज जो उसके अंदर वेट जो एयर एनक्लोज हो सकता है वॉल्यूम, उसके ऊपर वो डिपेंड करने वाला है। ठीक है, अपथ्रस्ट डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। हम लोगों ने क्या बोला कि बॉडी से की डेंसिटी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फ्लूइड की जो डेंसिटी है बेटा वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि किसी भी फ्लूइड का अपथ्रस्ट डिसाइड करती है। ठीक है, समझ लो इस चीज को। हाँ, फिर क्या बोला है, when air blows over the roof, जब रूफ के ऊपर हवा चलती है ना, फोर्स जो भी रूफ पे रहेगी वो भी ऊपर की तरफ ही होने वाली है। If one float on one's back on the surface of water, the apparent weight is zero। अगर कोई बंदा जो है अगर वो तैर रहा है पानी की सरफेस के ऊपर, तो उसका apparent weight उस टाइम पे जो वेट रहेगा वो तकरीबन जीरो माना जाएगा। If a body just floats in liquid, then the body sinks if it is pushed downwards। अगर क्या बोला इन लोगों ने, अगर कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हल्का सा तैर रहा हो, थोड़ा बहुत तैर रहा हो, तो अगर जरा से ऊपर से प्रेशर मारेंगे तो वो डूब जाएगा। The line drawing the center of gravity and center of buoyancy is called central line। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये, पूरा का पूरा हम लोग इधर अभी डिस्कस करेंगे, बहुत बढ़िया समझेंगे यहाँ पे। देखो, मान लो कि आपके पास एक टैंक है, आपके पास एक यहाँ पे फ्लूइड है, ये अभी मैं जो बताने वाला हूँ ना बेटा, उससे आप सारे पॉइंट एक साथ समझ जाओगे, इतने सारे जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे एक आपका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे एक आपका ऑब्जेक्ट, ये सिर्फ क्या हो रहा है, ये सिर्फ फ्लोट कर रहा है ऊपर से। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इसका वेट लगेगा, तो कुछ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी इसके पास, है ना, कुछ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी इसके पास। चलो अच्छे से लिख लेते, और यहाँ पे कुछ सेंटर ऑफ बॉयंसी होगी, बिकॉज बॉयंसी मतलब क्या, अपथ्रस्ट, और कोई भी लिक्विड अपथ्रस्ट लगाता है, तो अभी क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है तो हमने बोल दिया कि ऐसा कुछ अपथ्रस्ट भी होगा इसका, ऐसा ही इसका कुछ अपथ्रस्ट भी होगा। ठीक है, लेकिन अगर इस चीज को हम लोग टिल्ट कर दे कि ये कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से, इसको हमने हल्का सा टिल्ट कर दिया ऐसे करके, ठीक है, और क्योंकि वेट तो हमेशा परपेंडिकुलर ही रहता है, तो वो कुछ इस तरीके से हमें नजर आएगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन ऐसे जा रही है, लेकिन अब थ्रस्ट तो हमेशा ऐसे ही लगने वाला है, अब थ्रस्ट तो हमेशा ऐसे ही लगने वाला है। तो इन्होंने क्या बोला कि वो सेंटर ऑफ लाइन कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन को, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन को और सेंटर ऑफ बॉयंसी की लाइन को जो जोड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल लाइन। ठीक है, सेंटर ऑफ बॉयंसी और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन को जोड़ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, सेंटर लाइन बोलेंगे। और ये दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट होंगी, इधर इंटरसेक्ट हो रही है ना ये दोनों लाइन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, मेटा सेंटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेटा सेंटर बोलेंगे। जहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बॉयंसी की लाइन मीट होती है उसको हम लोग मेटा सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो द फ्लोटिंग बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम वेयर द मेटा सेंटर इज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इन्होंने क्या बोला कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर जब मेटा सेंटर रहता है तो बॉडी फ्लोट करती है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, स्टेबल पोजीशन पे रहती है। ठीक है, अब फ्लोटिंग बॉडीज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है
जब मेटा सेंटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे लाई करता है। अच्छा, ये बॉयंसी वगैरह सेंटर ऑफ बॉयंसी निकालते भी कैसे हैं? मान लो कि आपके पास अभी आपकी दीवार में सवाल आ रहा है ना, सेंटर ऑफ बॉयंसी कैसे निकालेंगे भाई, ये क्या चीज है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने बहुत बार पढ़ा है, सेंटर ऑफ बॉयंसी कैसे निकालेंगे? मान लो कि आपके इधर फ्लूइड था, और फ्लूइड की बात करें तो बॉयंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। आपने इधर कुछ बॉडी को पूरी तरीके से इमर्स करा दिया, ठीक है, तो वो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कि ये बॉडी डिस्प्लेस करता है फ्लूइड में, उसको हम लोग बोलते हैं कि भाई ये सेंटर ऑफ बॉयंसी है। इस तरीके से हम सेंटर ऑफ बॉयंसी निकालते हैं। वो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, या वाटर में बोल रहा हूं या फ्लूइड का हम लोग बात कर सकते हैं, वो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जो कि ये बॉडी डिस्प्लेस करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सेंटर ऑफ बॉयंसी बोलते हैं। समझ में आ रहा है ये कहने का मतलब? When floating body is in neutral equilibrium, then center of gravity coincides with beta center। सीधी सी बात है, जब मैंने इसका एग्जांपल ले, देखो यहाँ पे जब एकदम फ्लोटिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था, यहाँ पे बेटा सेंटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे रहेगा, तो यहाँ पे इन लोग कहीं पे मिलेंगे, बिकॉज़ बेटा सेंटर क्या होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ये सेंटर ऑफ बॉयंसी जहाँ पे मीट हो उसको बेटा सेंटर बोलते थे, कि यहाँ पे बेटा सेंटर यहाँ पे था। समझ में आ गया ये कहने का मतलब? A wooden rod cannot float vertically in pond of water because center of gravity lies above the center of above the meta center। अगर center of gravity meta center के ऊपर लाई कर रहा है तो वो float, कोई बॉडी float नहीं कर सकती। Air bubble in water always goes up। पानी के बुलबुले देखे ना हमेशा ऊपर की तरफ जाते हैं, क्यों? Because density of air is less than density of water, ये तो लोग जानते हैं। So the terminal velocity for air bubble is negative। आप बोलोगे सर terminal velocity क्या होती है? ठीक है, अब ये नेगेटिव वगैरह कैसे हो गई? मान लो कि आपके पास इधर कोई फ्लूइड था, ये फ्लूइड है, ठीक है, ये फ्लूइड है आपके पास। आपने मान लीजिए एक सिक्का उछाला और ये सिक्का इसके अंदर गया, पानी में करके नीचे चला गया, ठीक है, तो शुरुआत में तो कुछ अनस्टेबलनेस रहेगी यहाँ पे, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो पानी के अंदर जाना शुरू करेगा तो आप देखेंगे एकदम स्टेबल वेलोसिटी से वो नीचे डूबना शुरू करता है, एकदम स्टेबल वेलोसिटी। तो जिस स्टेबल वेलोसिटी से कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के नीचे डूबता चला जाता है, उस स्टेबल वेलोसिटी को हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी क्या बोलते हैं बेटा? टर्मिनल वेलोसिटी। और क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसकी टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव होगी, ठीक है। और अगर पॉजिटिव टर्मिनल वेलोसिटी की बात करें तो बॉडी फॉल डाउन करेगी नीचे, जैसे सिक्का की बात की, सिक्का नीचे आ रहा है तो उठा, तो पॉजिटिव टर्मिनल वेलोसिटी है, ठीक है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बाकी एरोप्लेन वगैरह के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, उनका शेप इस तरीके से बनाया जाता है कि ताकि वो इजीली ट्रैवल कर सके, और जितना हवा तेज उतना ही प्रेशर लो, फास्टेस्ट द एयर लोअर द प्रेशर। इस चीज का आपको ध्यान देना है, ठीक है। द लिफ्ट फोर्स ऑन अ विंग ऑफ एरोफॉइल इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ द फ्लो, ठीक है। विस्कस फोर्स बिटवीन द लेयर्स, विस्कस फोर्स मतलब क्या? ये सेम विस्कस फोर्स को एक तरीके से हम लोग अगर समझना है तो फ्रिक्शनल फोर्स की तरह समझिए। किसकी तरह समझेंगे बेटा आप? इसको आप समझिए फ्रिक्शनल फोर्स की तरह। जैसे कि सॉलिड में दो लेयर के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स होती है, उसी तरीके से फ्लूइड के दो लेयर्स के बीच में कौन सी फोर्स होती है बेटा? विस्कस फोर्स होती है। इसलिए यहाँ पे लिखा है एनालोगस टू फ्रिक्शन बिटवीन टू सॉलिड सरफेसेस, ठीक है। और जिस तरीके से हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी डिक्रीज होती है, लेकिन गैसेस के लिए इंक्रीज होती है बिकॉज़ टकराने लग जाएंगे, टकराएंगे बेटा तो फ्रिक्शन ज्यादा पैदा होगा, ठीक है। इसीलिए द रीजन इज दैट द टेम्परेचर राइजेस, द एटम ऑफ द लिक्विड बिकम मोर मोबाइल, जैसे मैंने बताया था, ठीक है। वो इसलिए होता है बिकॉज़ मोबाइल ज्यादा, टकराना ज्यादा, कोलिजन ज्यादा होना शुरू हो जाता है। तो ये कोलिजन की बात हो रही है, कोलिजन ऑफ एटम इंक्रीजेस एंड देन मोशन बिकम्स मोर रैंडम, जैसे मैंने बताया। We cannot sip a drink with a straw on the moon because there is no atmospheric pressure। सीधी सी बात है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का होना जरूरी है तो ही आप स्ट्रॉ से जो है वो पानी या कोई भी ड्रिंक जो है सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह आप पी सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने कैपिलैरिटी में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अगर रेडियस बहुत कम हो तो अपने आप ही लिक्विड राइज करता है। वो किसकी वजह से होता है बेटा? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।